तो खैर में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ आरिफ निज़ामी साहब मौजूद हैं। निज़ामी साहब अब से कुछ देर पहले ख़िताब किया है कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ साहब ने, और उन्होंने मिनी बजट को तनकीद का निशाना बनाया, उसको अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि सनतकारों के लिए हमने 5 साल में गैस की कीमतें नहीं बढ़ाई थी और इस हुकूमत ने आते ही बढ़ा दी, और हुकूमत ने जाहिर है उसको वक्त की मजबूरी करार दिया और अपनी मजबूरियों में से गिना और कीमत बढ़ा दी और साथ में मिनी बजट पेश किया है। आप इस पर क्या इज़हार ख्याल करेंगे? फिर मैं कुछ मेहमान इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं करवा देता हूँ, फिर आप इस पर कमेंट कर दीजिएगा। रेहान जावेद साहब तशरीफ़ रखते हैं हमारे साथ, सिंध पेपर्स एंड बोर्ड मिल्स के फोरम के आप नुमाइंदे हैं। डॉक्टर अहमद कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप सनतकार हैं। मैं दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। निज़ामी साहब सबसे पहले आपकी राय। सबसे पहले तो बात यह है कि ये मसला ये है कि जो गैस थी हमने वो चूल्हों में जला दी, गाड़ियों में जला दी जी, ज़ाया कर दी। अब हम इम्पोर्टेड गैस है, अब कुछ लोकल है, इम्पोर्टेड है। पहले सिंध को सस्ती मिल रही थी, पंजाब को महंगी मिल रही थी। अब एप्टमा बड़ा खुश है कि वो रेट बराबर हो गया, अब सिंध के लिए शायद महंगी हो गई है। तो दरअसल ये शहबाज शरीफ तो कहते हुए हैं कि 5 साल तक हमने नहीं बढ़ाई और शायद ऐसे ही होगा, लेकिन उनको 5 साल में चाहिए था कि इसको रैशनलाइज करते इस पॉलिसी को, और शायद कोई आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता। तो ये जो 143% तक जो गैस का एक यकदम बढ़ाना, ये वाकई एक जुल्म है, और इससे एक महंगाई का ऐसा तूफान मचेगा कि सब कुछ लपेट में ले सकता है। सही है। तो रेहान जावेद साहब, क्या मसाइल दरपेश होंगे बिजनेस कम्युनिटी को इसकी वजह से? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस वादों के साथ पीटीआई की हुकूमत ने हमसे वोट लिया है, जिस वादों के साथ पीटीआई की हुकूमत ने गैस और बिजली का बिल कम करने के वादे के साथ उन्होंने हमसे वोट लिया है, और आते साथ वो गैस के बिल में इतना बड़ा इजाफा लोकल इंडस्ट्री के लिए करने जा रहे हैं। देखिए, ज़ीरो रेटेड सेक्टर के लिए उन्होंने रिलीफ दिया है। ज़ीरो रेटेड सेक्टर के रिलीफ देने के लिए उन्होंने जो बर्डन डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर को हिट करेगा। पाकिस्तान के अवाम के लिए महंगाई की शरह में इतना ज़्यादा इजाफा कर देगा कि आप रोटी से लेके, डबल रोटी से लेके, बिस्किट क्या, स्टील क्या, प्लास्टिक की सनत, पेपर की सनत, हर तरह की सनतें जो हैं वो तबाही हो जाएंगी। इतना बड़ा इजाफा जो कि 40% के करीब आने जा रहा है, और जिसमें उन्होंने लोकल इंडस्ट्री के ना टैक्सेस का ख्याल किया है। 17% हम आपको टैक्स कलेक्ट करके देते हैं, 4.5% उस पर विथहोल्डिंग देते हैं, 25 से 35% के इनकम टैक्स स्लैब में हम आते हैं। आप हमें भी वही मुराद दें जो आपने ज़ीरो रेट सेक्टर को दिए, या फिर हमें आप बंद करवा दें ताकि हम फैक्ट्रियाँ बंद करके अपने घरों और चाबियाँ जो हैं वो हम हैंड ओवर कर दें हुकूमत के हवाले। आवाम को आप कहाँ से रिलीफ देंगे? आवाम को आप किस तरह रिलीफ देंगे? आवाम को आप हर चीज़ महंगी करके देना चाह रहे हैं। इतना बड़ा इजाफा जब वो पास ऑन होगा आवाम के साथ, उस तरह कैश फ्लो का क्या हाल होगा, हमारी मईशत का क्या हाल होगा? एक्सपोर्ट आपकी $23 बिलियन है, इंपोर्ट आपकी $56 बिलियन है। इस इतने बड़े डिफरेंस के साथ आप चल रहे हैं। हम लोकल इंडस्ट्री, स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग जो कि नॉन जीरो रेटेड है, वो सब्सटीट्यूट करती है आपकी इंपोर्ट बिल को, वो आपकी इंपोर्ट को रोकती है, उसके सामने दीवार की तरह खड़ी रहती है, वो इंपोर्ट होने नहीं देती। जहां जब आप एक्सपोर्ट सेक्टर को मुराद दे रहे हैं तो उसमें हमारा भी हक बनता है। 618 रुपए डिटरमिन की है ओगरा ने हमारी प्राइस, जो कि ऑन रिकॉर्ड है, 21 जून की डिटर्मिनेशन में शामिल है। 618 रुपए, आप उसको 780 रुपए करने जा रहे हैं। इतना बड़ा इंपैक्ट कौन एब्जॉर्ब कर सकेगा? आप जरा ये तो सोचें, और जो वादे आपने आवाम से किए हैं उसको तो पूरा कीजिए जनाब। जी डॉक्टर साहब, ये सूरत हाल जो है ये मिनी बजट से जो पैदा हुई है, इससे अगर इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो वाकई बंद होनी शुरू हो गई जैसे कह रहे हैं हमारे दोस्त, तो रेहान साहब, तो इसका तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। यानी अगर फैक्ट्रियाँ बंद होती हैं तो ये तो अनएम्प्लॉयमेंट को भी इजाफा करेगा। तो इस बारे में आपकी कोई तजवीज़ है कि इसको किस तरह हल किया जाए मामले को? देखिए, न सिर्फ ये इंडस्ट्रीज़ के लिए ख़तरा है बल्कि ये एक नेशनल सिक्योरिटी इशू बन सकता है। एम्प्लॉयमेंट अगर नहीं होगी तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनेगी। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करना जो है वो सबके बस की बात नहीं है। बहुत आसान इसकी चीज़ें हैं। आप दुनिया में देखिए कि हम अकेली गैस नहीं प्रोडक्शन कर रहे हैं, दुनिया भर में जो इसकी प्राइस है वो $2.5 के करीब है, और उसका यूनिट होता है MMBTU।
अब अगर आप कराची के लिहाज से या पाकिस्तान के लिहाज से इंडस्ट्री की गैस को देखें तो वो आप हैरान हो जाएंगे देख के कि वो एटलीस्ट 300 टाइम्स है उस गैस प्राइस का जो इंटरनेशनली चल रही है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं अनअकाउंटेड फॉर गैस, वो 3 से 4% तक रखी जाती है, 2% तक दुनिया में भी राइज है, हमारे पास 8% है, यानी कि अनअकाउंटेड फॉर गैस है कि जो कि गायब हो जाती है, थेफ्ट में चली जाती है, वेस्ट हो जाती है। उसका पैसा कौन दे रहा है? उसका पैसा भी हम दे रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज में पूछना चाहता कहना कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बेहतर चलेगी। हाँ, तो आप कह रहे हैं वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन रेहान साहब अभी जब ये फैसला हुआ, हमने एप्टमा के नुमाइंदे हैं उनको जब हमने लाइन पर लिया और उनसे इस बारे में पूछा तो वो हमें बड़े मुतमईन दिखाई दिए। तो क्या कीमतों का पंजाब में और सिंध में फ़र्क है? क्या यहाँ पर पहले ज़्यादा थी अब कम हो गई हैं जिसकी वजह से वो मुतमईन है, और आपके यहाँ पहले कम थी और अब बढ़ गई हैं? ये क्या वजह है कि एप्टमा ने इस पर खुशी का इजहार किया? जो हमेशा शिकायत करते थे। जो बड़ी सिंपल सी बात है। पहली बात आप ये समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर सबसे गरीब आदमी जो है वो पाकिस्तान में सबसे महंगी गैस इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान की टोटल गैस का जो शेयर पॉपुलेशन तक पहुंचता है दैट इज 23%। आपके डिफेंस के बंगलों में 2-2 हज़ार गज के बंगलों में जो गैस का बिल आता है वो आता है 260 रुपए से लेकर 1200 रुपए सर्दियों में। तो जो गरीब आदमी है उसका फायदा तो ये लोग उठा रहे हैं। पहले तो आप उस डोमेस्टिक सेक्टर को कंट्रोल करें। आपको जरूरत क्या पड़ी हुई है गैस की पाइपलाइनें बिछाने की, जब आप सिलेंडर्स के अंदर गैस को सब्सिडाइज करके आप गरीब आदमी को दे सकते हैं। कोई गरीब आदमी, किसी गरीब आदमी का कोई एक्सेस नहीं है जी एलपीजी तक, या ये आपका नेशनल गैस तक कोई एक्सेस नहीं है। वो एलपीजी के सिलेंडर पे जिंदा है और पाकिस्तान की सबसे महंगी गैस वही बेचारा इस्तेमाल कर रहा है। तो उसको सब्सिडाइज करने के लिए डिफेंस, नॉर्थ आजमाबाद और पोस्ट इलाकों से गैस की पहले फैसिलिटीज जो हैं इसको तो आप महंगा करें ना जी, ताकि जो अफोर्ड कर सकता है वो तो पहले अफोर्ड करे। नंबर 2 बात ये आ गई, जहां तक एप्टमा की बात आ गई, अगर आपके ग्लास में 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी में से 250 मिलीलीटर पानी को आप निकाल के 100 रुपए में बेच दें और बाकी 750 मिलीलीटर पानी को आप निकाल के महंगा बेचना शुरू कर देंगे, तो जो आदमी महंगा खरीदेगा शोर तो वो मचाएगा। अगर आप मुराद देना चाहते हैं एप्टमा को, आप जरूर दीजिए, हमारा उससे इख्तलाफ नहीं है, वो हमारी इंडस्ट्री है, वो हमारे लिए $1 लेकर आती है, लेकिन आप उस इंडस्ट्री का भी तो ख्याल करें जो डॉलर आपको बाहर जाने से रोकती है, जो इंपोर्ट को रोकती है, जो बाहर से माल की दरामदात के सामने दीवार बन के खड़ी होती है। आपको उसी इंडस्ट्री को, उसी लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, जो कि नॉन जीरो रेटेड इंडस्ट्री है, उसको मुराद देनी चाहिए। उसके लिए गैस की प्राइस वही रखनी चाहिए जो आपने एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए रखी है। उसमें फ़र्क क्यों रख रहे हैं आप? अच्छा, ये बताइए, आपने भी जिक्र किया कि इंपोर्ट बिल जो है वो बहुत बढ़ गया, और जो अभी आज बल्कि सेनेट में भी काफ़ी तलखी हुई जब यही बात उन्होंने उठाई, जो हमारे हारून अख्तर साहब हैं जो पहले टैक्स के मशीर थे पिछली हुकूमत में। हारून अख्तर साहब का कहना था कि इंपोर्ट बिल को खाली कम करने से ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ख़त्म नहीं हो सकता, इसके लिए एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना ज़रूरी है। तो एक्सपोर्ट्स इन माहौल में किस तरह बढ़ेंगी जो कि जमूत का शिकार है, यानी कि जो 25 अरब थी डॉलर इन ये यानी पीपल्स पार्टी के दौर में, जो 19 पे आई, अब शायद 22 या 23 आप कह रहे थे। तो ये किस तरह मामला हल होंगे इससे, इन पॉलिसीज से? ये तो और नीचे चला जाएगा मामला। ये आपको एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी, वो देयर इज नो डाउट, देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट। आपको साथ साथ इंपोर्ट बिल भी कम करना पड़ेगा। आप ये क्यों नहीं चाहते कि आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है, जो कि एक्सपोर्ट अभी नहीं करी, वो एक्सपोर्ट में जाए? आप ये क्यों नहीं चाहते कि आपके यहाँ से घी, तेल, अजनास, आपके यहाँ से लोकल प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बन के जिस तरह चाइना से एक्सपोर्ट होते हैं, आपके यहाँ से क्यों नहीं एक्सपोर्ट हो सकता है? आप उस सेक्टर को फैसिलिटी देना ही नहीं चाहते, आपने उसको टैक्सेस के अंदर इतना दबा दिया। मेरा ये आपसे सवाल यही था कि एक चीज़ होती है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आपका मतलब कहने के है कि उस तरफ कोई मामला नहीं जा रहा? जी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की को प्रमोट करने के लिए कोई मामला उस तरफ नहीं जा रहा। अभी गैस की प्राइस इन्होंने बढ़ाई है, अब ये बिजली की प्राइस में यही काम करने जा रहे हैं। बिजली की प्राइस में भी ये एक्सपोर्ट सेक्टर को और जीरो रेट सेक्टर को रिलीफ देंगे, दीजिए, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन जनाब लोकल मैन्युफैक्चरर पे इतना बर्डन क्यों डाल रहे हैं? असद उमर ये कह रहे हैं कि एक तो उन्होंने कहा कि 154 अरब का जो खजाना था ये नवाज हुकूमत का पैदा करता था, उसको हम कंपनसेट कर रहे हैं, मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा वो कह रहे हैं कि इसका बोझ गरीबों पर नहीं पड़ा। तो आप, उनका शायद कहने का मतलब है कि आप तो अमीर आदमी हैं, आपके ऊपर या इंडस्ट्रीज पर बोझ डाला गया, आम आदमी पर, गरीब आदमी पर तो कोई बोझ डाला नहीं गया। देखिए, इसमें एक बड़ी फंडामेंटल मिसकंसेप्शन है लोगों के बारे में कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। गवर्नमेंट के पास तो अपना कोई पैसा नहीं है,
गवर्नमेंट के पास सिर्फ दो तरीके हैं पैसा लेने के, एक इंडस्ट्रीज या जिससे भी टैक्स लेना और दूसरा है लोन लेना। ये दो ही उनके पास एस्पेक्ट्स हैं। अब अगर आप अखबारात को देखें और आप फैक्ट्स देखें तो RLNG को जो उन्होंने प्राइस सेट की है अभी वो $6.5 की उन्होंने प्राइस सेट की है और बाकी सब सब्सिडी से पूरा होगा। और इसका मकसद है कि 42 बिलियन रुपीस सब्सिडी दी जाएगी। तो सब्सिडी कहाँ से दी जाएगी और कौन देगा? जाहिर है कि टैक्स पेयर देगा, और टैक्स पेयर में वो 30,000 रुपये वाला आदमी या 30 लाख रुपए वाला आदमी दोनों शामिल है। तो ये बात कह देना कि हम बेस्ट कर रहे हैं इज नॉट गुड इनफ। आपको डिलीवर करना है। दूसरे ये है, अगर डॉक्टर कोई ऑपरेशन करता है तो वो ये नहीं कहता है कि मैं बेस्ट ट्राई कर रहा हूं, उसको जान बचानी है। इस वक्त पाकिस्तान की जो हालत है और उसमें ये जो मेजर्स लिए जा रहे हैं, मैं इनको टोटली इनसेन मेजर्स कहूंगा कि कोई आदमी इस तरह से हैपहैज़र्ड काम नहीं कर सकता। ठीक है, अब रेहान साहब आखिर में ये बता दीजिएगा कि आपकी डिमांड्स क्या गवर्नमेंट से, 1 2 3 करके कि जी हम ये चाहते हैं कि ये हो जाए तो हम इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो खुश हैं। आप अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और लोकल इंडस्ट्री के सेक्टर्स के अंदर आप डिफरेंशिएशन करना बंद कर दें। जो इंडस्ट्री इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर रही है वो इंडस्ट्री इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है। आप उसको टैक्सेस के बोझ तले पहले दबा के बैठे हुए हैं। इतना बड़ा 30 से 40% पहले आप उसको गैस बढ़ा के देना चाह रहे हैं, फिर आप उसको बिजली बढ़ा के देना चाह रहे हैं। जो आपने वादे आवाम से किए थे पहले आप उनको पूरा कीजिए। इतनी बड़ी इंक्रीज हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आपकी इंपोर्ट बिल और बढ़ेगा, आपके इंपोर्टेड आइटम्स की डिमांड में और ज्यादा इजाफा होगा क्योंकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग तबाह हो जाएगी। जिस वक्त आपके हमारे मुल्क का एक परसेप्शन है कि जी लोकल चॉकलेट से इंपोर्टेड चॉकलेट अच्छी ही होनी है, लोकल खाने के आइटम से इंपोर्टेड खाने के आइटम अच्छे नहीं, भले लोकल वाला कोई भी मैन्युफैक्चर कोई भी कमाल दिखा ले, कोई भी क्वालिटी बना ले, आप उसको क्यों उसके बराबर लाके खड़ा करना चाह रहे हैं? क्यों अपनी इंडस्ट्री को तबाही की तरफ ले जाना चाह रहे हैं? पैसे अवाम ने देने हैं, महंगाई के पैसे अवाम ने देने, बर्डन अल्टीमेटली अवाम पे पड़ना है। आप ये ना कहें कि जी अवाम के ऊपर कोई बर्डन नहीं डालने जा रहे। आप पर जो बर्डन आएगा आप उसको अवाम पे शिफ्ट कर देंगे, आप उसकी अपनी प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाएंगे और उसको पे तो अवाम नहीं करना है। नहीं तो दे विल बी आउट ऑफ बिजनेस। एग्जैक्टली, बहुत शुक्रिया। लेकिन जब क़ुव्वत खरीद से चीज बाहर हो जाएगी तो हम बेचेंगे किसको जाके? बिल्कुल सही है। रेहान जावेद साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। डॉक्टर अहमद कमाल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं निज़ामी साहब, तो 3-4 जो अहम केसेस के हवाले से तो बात करेंगे, खासतौर पर आसिफ अली जरदारी साहब के गिर्द घेरा इस अंदाज में तंग हो रहा है कि ऐसा लगता नहीं है कि वो बच पाएंगे। वो ऐसा लगता नहीं है बच पाएंगे, क्योंकि जो पेशरफ्त रिपोर्ट आज JIT की तरफ से आई है उसमें कहा गया है कि जो मशकूक अकाउंट्स हैं वो पहले 33 थे, अब जो हैं वो 77 हो गए हैं और 334 इंडिविजुअल्स इसमें मुलव्वस हैं, ये रिपोर्ट में कहा गया है। और वो जो 35 अरब का बार बार चीफ जस्टिस साहब केस की समाअत के दौरान कहते थे, अब वो तकरीबन 100 अरब के करीब मामला जा रहा है और मोहतात अंदाजे के मुताबिक शायद वो 250 अरब तक चला जाए मजीद तहकीकात जब सामने है। तो इस पर हम तफसील से बात करते हैं। और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको भी गद्दारी केस में तलब कर लिया गया है, सेरल मिडा का नाम इसी में डाल दिया गया है। तो और चीज़ें भी एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर इन तब बात करते हैं हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। निज़ामी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब का जो मामला है, जरदारी ग्रुप का मामला और ओमनी ग्रुप का, और फिर वो जाली अकाउंट्स वाला जो केस है, उसमें ऐसा लगता है कि जरदारी साहब के गिर्द घेरा जो है वो तंग हो गया, क्योंकि जो JIT ने अपना काम शुरू किया वो तो बड़े हॉरिबल किस्म की इंकशाफात अभी से पहली जो रिपोर्ट है उनकी उसमें वो लेकर आ गए हैं, जो जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले कह भी रहा था कि 77 मशकूक अकाउंट्स अभी तो 33 के एहसान सादिक साहब ने सील्ड जो JIT के सबरा है, नहीं उसमें वो 33 से पहले थे ना, अब मजीद आज उन्होंने बताया 33 है ना जी, तो अब ये टोटल 77 हो गए। अच्छा चले, खैर ये मेरे और आपके हिसाब में थोड़ा सा फर्क हो, लेकिन 33 हो गए, 70 होने, ये बहुत ज़्यादा केसेस हैं। और इसमें जो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग होती रही है उसका भी बताया उन्होंने। इसमें फिर हुसैन लवाई साहब के समिट बैंक का भी, हुसैन लवाई साहब का भी नाम आया और उनको जेल भी वायदा में भिजवा दिया, अनवर मजीद साहब को, और उनको उन्होंने जेल भिजवा दिया। तो ये एक इंतहाई सीरियस सिचुएशन है। और ये दिलचस्प बात यह है कि ये सारे ज़्यादा अमल जो है ये 2013 के बाद शुरू हुआ है, यानी इसका मतलब जब 2013 के इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद ये मामला तेज़ हुआ और उसमें कई फिर शेल कंपनीज और
वगैरह 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 जो है वो बने। लेकिन दूसरी बात यह है कि अभी उसमें चीफ जस्टिस साहब के पास भी कोई मालूमात हैं, पता नहीं उनको कौन देता है मालूमात, लेकिन उनकी भी इंटेलिजेंस बड़ी ज़बरदस्त है कि वो कहते हैं कि लॉन्चों के ज़रिए भी स्मगलिंग होती रही है पैसों की। वो भी कहते हैं कि लेके जेआईटी ने कहा कि हमें भी पता नहीं, उन्होंने कहा आप चेक करें इसको, चेक करें, लॉन्च तक नहीं पहुंचे। मतलब हमारे चीफ जस्टिस माशाल्लाह बड़े आई मस्ट से वेल इन्फॉर्म्ड है, वेल इन्फॉर्म्ड है या वेल इन्फॉर्म्ड ही चले गए। और अच्छा, एक और चीज़ ये देखें 334 वो लसफ और रात का सुराग भी लगाया। अच्छा, अब ये बात ये नहीं है कि इस तरह मेथड इन दिस मैडनेस, असल बात भी है ये मैडनेस से मुराद है कि इस तरीक़ेकार में कोई और कोई बड़ी मंजिल मुतय्यन है, वो यही हो सकती है। देखें ना, बात ये है कि अनवर मजीद या उनके बरखुरदार जो आज उन्होंने कहा कि जी उनको पहले तो कहा कि उनको को पायल्स की शिकायत, उन्होंने कहा वो तो इलाज हो सकता है जेल में भी, बाकी को जेल वाले कहेंगे तो आपको भेज देंगे, लेकिन आप माशाल्लाह जेल जाने के लिए बिल्कुल हेल्दी हैं, उनको भी भेज दिया। फिर जनाब वो बरखुरदार भी चले गए साथ। फिर एक और दिलचस्प बात उन्होंने कही कि धमकी दी कि सिंध गवर्नमेंट इनको वहाँ जेल में को मराहत देगी, ये जेल सुपरिटेंडेंट के कमरे में बैठा करेंगे, तो फिर इनको हम दूसरे सूबे में यानी पंजाब ले आएंगे। मेरा ख्याल है ये ना ही करें चीफ जस्टिस साहब, तो बेहतर है, ऐसी पंजाब को क्यों बदनाम करना इस पर। लेकिन मैं जो दूसरी आपके सवाल गालबन एंटीसिपेट अगर करूँ तो ये कहूँ कि मैंने जो कहा इज देयर अ मेथड इन दिस मैडनेस। आया इसका मकसद सिर्फ ये है कि अनवर मजीद को मुलव्वस करके उसको लगाना है, या ये जरदारी तक लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ? मैं आपको यही पॉइंट एक बताने लगा था, और वो पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ये है कि जेआईटी ने एक लिस्ट दिया ठेकेदारों की जिनको सरकारी ठेके दिए गए, और उन्होंने इन्हीं जाली अकाउंट्स में पैसे जमा करवाए। ये बिल्कुल। तो अब उसमें जाहिर है एक मेथड तो नज़र आ रहा है कि सरकारी ठेके, अब इसमें अब ये हसार जो है जरदारी साहब के इर्द तंग हो रहा है कि जरदारी साहब जो है पहले भी उन पर हसार तंग किया जाता रहा है, हुकूमत में भी है वहाँ वो। नवाज शरीफ को तो एक किस्म का कैफरे करदार तक पहुँचा दिया गया ना, अभी उनके और अंगेज कर रहे हैं। खामखाई बाज लोग परेशान होते रहते हैं कि जी नसर मुल्ला ने उनको छोड़ दिया, ये हो गया, बड़ा सख्त एक सफ़े मातम बिछी हुई है। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ बाहर हैं। इसी तरह आप जरदारी साहब को भी बाहर करने का मकसद अगर है तो इसका मतलब है कि उधर भी एक चेंज ऑफ गार्ड होगी, और वो है बिलावल भुट्टो की शक्ल में कि जरदारी साहब की जगह वो आए सामने। अच्छा, इस पर एक आखिरी सवाल बस मैं करके फिर आगे बढ़ता हूँ कि कुछ लोगों का निज़ाम साहब ख्याल ये है कि ये केस इसलिए इन्वेस्टिगेट करना बहुत आसान है क्योंकि इसमें जितने भी शवाहिद हैं, यानी पनामा के बरक्स, क्योंकि उसमें सारा कुछ बाहर था, वहाँ से सबूत लेकर आने थे, टीमें बनानी थी, और यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करना बहुत आसान है क्योंकि सारा कुछ मुल्क के अंदर ही मौजूद है, तो जेआईटी आसानी से इन्वेस्टिगेट कर सकती है। इसलिए ऐसा लगता है कि जरदारी साहब कुछ मुश्किल में है। ये मुश्किल में तो यकीनन है। देखे ना, मतलब है कि क्या कहते हैं वो केनिया तीनों सुनानिया नो, तो यहाँ भी डॉक्टर लॉ जो है वो जरदारी साहब हैं। और अब ये आया उनको खामोश करने के लिए, ये भी देखे ना, इसलिए ये भी तो इंजीनियरिंग का एक हिस्सा है ना कि आया ये इस मरले पे इमरान खान की मदद के लिए एक और काम ये भी हो रहा है कि ऑपोजिशन इकट्ठी ना हो एक पेज पे। उधर देखे ना, ये खाली ये केस नहीं है। इसमें एक मिनट आप थोड़ा सा आगे चले जाए। आज एक और चीज़ भी दिलचस्प हुई, खुर्शीद शाह साहब के भी नए पे केस खोलने का फैसला कर दिया। देखा आपने? नहीं जी पता नहीं आपके। जी तो मतलब है कि एसेट्स बियॉन्ड जी। और मेरे सिर्फ ये मैं बताता चलूँ कि मैंने बिलावल भुट्टो से ये सवाल किया बराह रास्त, जो मैं आपको कह रहा हूँ, उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया, नो कमेंट्स। फिर एक और खातून भी थी वहाँ जो एक मारूफ एंकर है। सवाल क्या था आपका जिस पर उन्होंने कहा नो कमेंट्स? ये जो भी मैं आपको बात बता रहा हूँ सारी क्या है, ये इसलिए कि उनको खामोश रखने के लिए उन्होंने कहा नो कमेंट्स। इसी तरह मैंने दूसरी खातून जो मेरे साथ थी, उन्होंने भी सवाल किया, ये मारूफ एंकर है, मेन स्ट्रीम एंकर, तो उन्होंने यही कहा नो कमेंट्स। तो इसका नो कमेंट्स का मतलब है तो ये कह सकते हैं कि बिल्कुल गलत है, लेकिन उन्होंने यही चूज़ किया कि कहें कि इस पर मैं कोई तबसरा नहीं करूँगा। सही है। लेकिन निज़ामी साहब, आपने 2-3 दफ़ा इंजीनियरिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो मैं ये कहना चाहता कि ये भी तो हो सकता है ना कि ये एहतसाब का एक जो नेचुरल प्रोसेस है
उसमें से गुजर रहे हों ज़रदारी साहब? देखिए जी, मैं आपको एक बात तो लिख के दे सकता हूँ ना कि पाकिस्तान में आज तक एहतसाब का नेचुरल प्रोसेस जो है नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ माजी में। तो मैं आई विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड अगर होगा कि ये कोई नेचुरल प्रोसेस है। उसमें अब तलब कर लिया गया 8 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब को, और उसमें जो इंटरव्यू उन्होंने दिया था जिस सहाफ़ी को सरेल मेडा को, उनको ECL में डाल दिया गया। अच्छा, दो चीज़ें। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो स्टेट क्राफ्ट है ना, इससे गद्दारी का लफ्ज़ जो है ना, गद्दारों पर इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है। हर सियासतदान को गद्दार बना के अदालत के कटहरे में खड़ा कर देना, और एक कोई खातून है जिन्होंने ये किया, पता नहीं कौन है क्या है, और जहाँ तक सिरल मीडिया का तल्लक है उन्होंने वो पेश ही नहीं हुए, बारहा उनको समन गए पेश, जिससे अदालत ने नाराज़ होकर करके पेश ECL। लेकिन सिरल मीडिया एक साफ़ी हैं बोनाफाइड। मेरा ख्याल है सुरा साहब, ये मैं उसको आज़ादी सहाफ़त के हवाले से ज़रा समझता हूँ कि आगे ही बड़ी पाबंद हो रही है सहाफ़त यहाँ, इसको कोई अच्छे पैराए में नहीं लिया जाएगा। तो बेहतर था कि सिरल मीडिया सब पेश हो जाते, बिल्कुल पेश होते और अपना माफी ज़मीर बयान करते, बताते कि जी मैं तो सहाफ़ियों में तो इंटरव्यू किया था, जो कहा उन्होंने मैंने छाप दिया। ECL का जो बेमहाबा इस्तेमाल है, और ख़ास तौर पे अब ये अगर सहाफ़ियों पे शुरू हो गया तो इसकी बात बड़ी दूर तक जाएगी। सही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपके उसमें सिरल मेडा को ये कहना चाहिए था पेश होके कि भाई मैं एक सहाफ़ी हूँ, मैंने इंटरव्यू किया, जो उन्होंने मुझे कहा वो मैंने छाप दिया। आप उनसे पूछे उन्होंने क्यों कहा है। कल को मैं और आप बात कर रहे हैं, हमारे जी आए पेश हों, गद्दारी ने फलां आदमी ने मुकदमा कर दिया है, ज़ैद या बकर ने, तो ये तो बहुत ही एक गलत किस्म का प्रेसिडेंट होगा, फ्रिवलेस। बिल्कुल ठीक है। तो अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उन पर भी मुश्किलात कम होने में नहीं आ रही। ये भी है कि मैं इससे पहले कि कभी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की आपने पता नहीं कुछ स्टेट सीक्रेट बता दिए है क्या। पहले ये डॉन लीक्स थी, यही काफ़ी थी इस काम के लिए। ठीक है, अब लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिस पर बहरहाल एतराज़ बरकरार है कि ये तो आप कह सकते हैं कि अटैक के हवाले से आपने कहा था, ये तो आप कह सकते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने एहतियात का दामन जो है जी उन्होंने इंडिया ये दिया कि वो जो बॉम्बे अटैक्स है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड थे, अटैक को ना कहते तो बेहतर था। ठीक है, लेकिन ये कहना कि जी वो गद्दारी है, मेलेफाइडी था और गद्दारी है और ये और वो, ये देखिए उसका भी कोई ना कोई तो मकसद था ना निज़ामी साहब, शायद इंटरनेशनल। देखे ना अब ये अब इमरान खान साहब ने जो खत लिखा है नरेंद्र मोदी को, जिसमें बातचीत की हो, उसने कहा तजारत होनी चाहिए। आज उन्होंने दोबारा ये बात कल फिर कही है अपने खिताब में ब्यूरोक्रेसी से कि जी ये तजारत जो है और इकोनॉमिकली अगर हमारा इंडिया का मामला ठीक हो जाए, हम राहदारी देने तो को अब अगर इन्हीं बातों पे अगर मियां नवाज शरीफ से बात करते तो यही लोग जो आज खुद ये ऑफर दे रहे हैं, उन लोग कहते थे ये गद्दार है, ये तो मुर्दी का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है। तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए अब। बिल्कुल ठीक है। मैं एक और तरफ आना चाह रहा था निज़ामी साहब कि अब नवाज शरीफ साहब और ज़रदारी साहब अगरचे दोनों मुश्किल में हैं, तो क्या ये मुश्किल जो है ये इनको करीब ला सकती है? क्योंकि PMNN की जानिब से ये एफ़र्ट की गई है कि ज़रदारी साहब से रब्ता करके मनाने की कोशिश की जाए कि आइए मिल बैठें और इमरान खान साहब का मिलकर मुकाबला करें, ये बेहतर होगा। वो मुझे शेर पूरा तो नहीं याद, लेकिन मुझे याद है मुश्किलें इतनी हुई कि आसान हो गई कि ये नतीजा ये निकलेगा, यानी जो ये अचीव करना चाहते हैं ना कि अगर फ़र्ज करे को करना चाहता है, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहते हैं, मैं खुद इसमें बिलीव नहीं करता कि ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो जैसे आप कह रहे हैं कि एहतसाब का फितरी अमल चलना शुरू हो गया। अगर मकसद इनको अलग करना है किसी का तो ये इकट्ठे हो जाएंगे, और अगर आप बहुत ज़्यादा करेंगे फिर कहेंगे ठीक है यार ये बर्न्ट आवर बोट्स। और इकट्ठे होकर क्या कर सकते हैं? ऑपोजिशन इकट्ठी होगी तो इस मरले पर तो नहीं, किसी मरले पर ज़रा ज़्यादा मुश्किलात पैदा करेगी। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब की धुआंधार तकरीर थी, अगर पिंसर अटैक हर तरफ से हो और ख़ास तौर पर जहाँ हुकूमत की मेजॉरिटी इतनी कमज़ोर हो कि वो भट्टू साहब को पेशावर वो फैसलाबाद से शामिल करा के तो इलेक्शन लड़ा रही हो, हुमायूं अख्तर को शामिल करा के लाहौर से बाई इलेक्शन लड़ा रही हो कि अपनी मेजॉरिटी ठीक करें, वो कमज़ोरी है ये हुकूमत की नज़र आती है इसमें अदबी लिहाज से। तो उससे फ़ायदा तो उठा सकती है ना ऑपोजिशन। तो आपके ख्याल में ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे या होते नज़र आ रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं नज़र आ रहे हो जाएंगे या नहीं, मैं कह रहा हूँ इसका अगर ऐसा होता है तो होता है। वो तो ये मेरा अलग क्वेश्चन है, वो तो आपने कह दिया
मेरा अलग सवाल है कि आपको क्या ऐसा इम्कान नजर आता है कि इकट्ठे हो जाएंगे? इसको खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। लेट मी पुट दिस, मतलब लेट मी पुट अनदर वे। नहीं, मैं आपको बताऊं कि मैं लंदन में सबसे पहले उन्होंने मुझे ही कहा था ये 2015 में कि यार अपने दोस्त नवाज शरीफ को कहो कि भाई मैंने कहा मेरी तो उनसे रसाई नहीं इतनी, लेकिन मैं पैगाम आपका पहुँचा दूँगा कि वो मुग़ल आज़म ना बने, वज़ीर आज़म बने, जब वो लंदन में बैठे हुए थे। फिर मेरे हर इंटरव्यू में भी उन्होंने इसी किस्म की बात कही लंदन से ही। ये सिलसिला 2014 या 15 से लेके फिर मैंने पहले भी बताया था कि बड़ी कोशिश की, बिल्कुल कोई इम्कान नहीं था। आज अगर उसका इम्कान पैदा हुआ है और जरदारी साहब उनके घर पहुंच गए अफसोस करने के बाद, जो उनको बिल्कुल फ़ोन का जवाब होटल छोड़ दिया उनकी खातर कि मियाँ नवाज शरीफ यहाँ आ जाए, गायब हो गए, कुछ ना कुछ तो चेंज आया ना। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि पिछले 3 साल में जो पॉलिसी जरदारी साहब ने इख्तियार कर रखी है और उससे भी बढ़कर जो लबो लहजा इख्तियार कर रखा है, या जो जिन ख्यालात का इजहार वो नवाज शरीफ के बारे में कर चुके हैं, उसके बाद ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि अब ये इस मरहले पर उस तरह से मिल बैठे हैं जिस तरह से वो था। वो ठीक है, एक नुक्ते पर इकट्ठे हो जाएं तो वो तो चले, कोई बात नहीं है। असद साहब आप निस्बतन उम्र में मुझसे बहुत कम है, यहाँ कुछ ये जो 90s की और 80s की सियासत में क्या कुछ नहीं हुआ एक दूसरे के खिलाफ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जाली लेटर लोगों ने लिख दिए, तस्वीरें जारी लगा दी, बड़ा कुछ हुआ, बड़ी नेगेटिव कैंपेन जो उस वक्त सोशल मीडिया तो नहीं था, इसके बावजूद जो गालम गलोच एक दूसरे को ज़ीरो सम गेम थी, फौज के मिल के पीपीपी को निकालना या पीपीपी का मिल के एन को निकालना, एक सही है। आप वहाँ पर देखें ना वो उसके बाद भी आप देखिए कि एनआरओ भी हुआ, वो उससे एनआरओ के साथ वो जो सीओडी भी हुआ, सीओडी हुआ 2006 में। फिर जनाब धरने के मौके पर जरदारी साहब ने उनको बेल आउट भी किया। तो सियासत में सब कुछ मुमकिन है। आज देखिए वो गुलाम इसाक खान ने इनकी बेनज़ीर की पहली हुकूमत को ख़त्म किया और फिर बेनज़ीर साहब उन्हीं से जाकर मिल गई नवाज शरीफ के खिलाफ। ना सिर्फ ये जिस वजह से ख़त्म किया वो आसिफ जरदारी थे। आसिफ जरदारी से को हलफ भी दिया उन्होंने बतौर वज़ीर वापडा वाटर एंड पार। तो ये बात ठीक है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, माज़ी ये बताता है। लव एंड वॉर सही है, एंड पॉलिटिक्स अदरवाइज ऑल्सो। चलें जी, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो देखते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब अपने साथ जो कंटेंट लेकर गए हैं उसमें अब वो क्या तब्दीली ऐसी करेंगे कि जिसके नतीजे में वो जो भारत के साथ हमारे मामला, जो भारत ने इनकार किया मुलाकात करने से और फिर जो आर्मी चीफ ने जंग की धमकी दे दी, तो उसके बाद वो क्या कंटेंट होना चाहिए शाह महमूद कुरैशी साहब के पास, किस तरह के ख़यालात का इजहार करेंगे। और साथ ही साथ ज़रा देखेंगे पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी के इम्कानात नई हुकूमत के साथ कुछ हैं, क्योंकि बड़ा पोलाइट ऑफ़र दी इमरान खान ने और बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल भी दिया उसी इमरान खान ने। तो एक मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। निज़ामी साहब, मैं अभी देख रहा था इमरान खान साहब का सरकारी मुलाजमीन से जो खिताब है, हम उसमें एक जिक्र उन्होंने किया सऊदी अरब के हवाले से कि सरमायाकारी के लिए हम गए थे सऊदी अरब, भीख मांगने नहीं गए थे। और फिर उन्होंने कहा कि सरमायाकारी, और फिर उन्होंने मुल्क का एक अच्छा ख्वाब सरकारी मुलाजमीन को दिखाया कि जैसा पहले मिला है हमें, अब आपको ऐसा मुल्क नहीं मिलेगा, बेहतरी आ जाएगी। और कुछ भारत का भी जिक्र हुआ, उस पर तो हम बाद में बात करते हैं। लेकिन इस ख़िताब पर और ख़ास तौर पर जो उन्होंने कहा कि हम सरमायाकारी के लिए गए थे, आपकी राय इस पर? ये साबका हुकूमत जो थी ना नवाज शरीफ की, वो भी कहते थे ट्रेड बट नॉट एड, यानी तजारत नहीं बल्कि इमदाद नहीं बल्कि तजारत, यानी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड या कोई। तो ये भी यही कहते हैं। अब हमने तो सुना था कि ये इसीलिए गए हैं कि यार स्टेट बैंक के कुछ, जिस तरह उन्होंने एक दो पहले किया था कि स्टेट बैंक में कुछ पैसे अपने रखवा दें, जिससे हमारे रिजर्व ऊपर चले जाएं। अब ये कहते हैं कि हमने तो मांगा ही नहीं कुछ। हमने ये भी सुना था कि तेल जो है वो मिलेगा डिफर्ड पेमेंट पे, शायद वो मिल भी रहा हो, आई डोंट नो। हमने ये भी सुना था कि हम वैसे कहें कुछ ये IMF वाले हमारे जान पे सवार हैं, तो कोई आया था कि 2-3 बिलियन जो है उन्होंने हमें डॉलर देने का कहा। लेकिन मुझे किसी भी बात पे यकीन नहीं था
स्वाय तेल डिफर्ड पेमेंट पे हो सकता है कि हो। उसकी वजह यह है कि सऊदी अरब खुद एक नया सऊदी अरेबिया है मोहम्मद बिन सलमान के होते हुए, और उसको तेल की जब से कीमतें गिरी हुई हैं उनके अपने बजट डेफिसिट भी उनके होने शुरू हो गए हैं, और वो उस तरह का नहीं है कि जो बराबर। फिर दूसरा ये बात उन्होंने ठीक कही है, ये जो मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ इस प्रोग्राम में, कि नवाज शरीफ और के सलूकात जो हैं वो सऊदी फरमा रवाओं से, एक तो वो वक्त था कि उन्होंने जब कहा जी है आपने NRO किया जिसका अब आज भी चर्चा हुआ कहीं, तो अब आप मियाँ नवाज शरीफ को भी वापस ले, तो मियाँ नवाज शरीफ इस तरह वापस आए, तो उन्होंने 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भी जहाज़ में उनके साथ रवाना कर दी अपने जहाँ एक तरफ से, और उनको जनाब सरूर पैलेस में रखा। फिर ये हुआ कि जब जनरल रहील शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ इकट्ठे गए हैं, वो पार्लियामेंट से ये लेके गए थे मंजूरी कि हम कोई फौजी नहीं वहाँ कमिट करेंगे, कोई मिलिट्री कमिटमेंट नहीं करेंगे। उस मौके पे पता नहीं नवाज शरीफ ने इनको कोई वादा किया हुआ था कि आज जो पूरा नहीं किया, वो बिल्कुल नाराज़ हो गए मियाँ यमन वाले मामले पर, यमन वाले मामले पे, यमन में फ़ौज भेजने, टोटली नाराज़ हो गए। और UAE ने के तो नायब वज़ीर ख़ारजा ने हमारे ख़िलाफ़ बयान दे दिया, और उन्होंने कहा यू आर नॉट वेलकम। सो मच सो फिर आर्मी चीफ जो है जनरल कमर जवेद बाजवा जब आए तो वो गए और जाके मिले जो UAE के फरमारवा उनसे, तो इन्होंने कुछ थोड़ी सी मेरे ख्याल से इमरान खान ने थोड़ी सी फायर फाइटिंग की है। तो मैं आपको इसलिए बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि हमारी जो एक सहाफ़त है ना, उसमें एक सहाफ़त है अटवाट मिला के सहाफ़त करनी कि जी ये नवाज शरीफ के NRO के लिए जा रहे हैं, और अब तो पक्की बात हो गई जिस नसरुल मिल्ला ने उनको ज़मानत पे रिहा कर दिया, इसका मतलब तो पक्की बात हो गई। तो एक बात तो ये नहीं, दूसरी ये जो बात मैंने कही है कि ये मेरा ख्याल है ठीक कहते हैं कि इस वक्त तो उन्होंने ये गनीमत समझा होगा कि हमारे तल्लुकात जो हैं हो गए। अच्छा, एक और पहलू जो है सऊदी विज़िट का जो अब बात हो ही रही है वो CPEC का। अब CPEC के बारे में पोम्पियो जो सेक्रेटरी खारजा वो तो खुल के कह चुके हुए हैं पाकिस्तान आने से पहले कि ये उनकी रिजर्वेशन नहीं, उसको वो समझते हैं कि ये हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट के खिलाफ है। इसी तरीके से वो ट्रंप भी कह चुके हुए हैं, और अमरीकी वजारत खारजा के कई बयान आ चुके हैं। अब इस तनाज़र में जबकि अमेरिका ने सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी अंडर राइट की हुई है, अंडर राइट की हुई है, तो उस सूरत में मेरा दिल तो नहीं मानता कि सऊदी अरेबिया किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेगा जिसमें गवादर जो को वो समझते हैं कि उनके इंटरेस्ट के खिलाफ है, उधर वो चाह बाहर बना के बैठे हुए हैं। अब इंडिया अमेरिकन अलायंस है, इसमें तो किसी को शक नहीं है। आपको है कुछ शक? नहीं, चाह बाहर कौन चला रहा है? इंडियंस को दे दिया गया ना ठेका, इधर चाइनीज चला रहे हैं। तो अमेरिका वहाँ ऑयल टर्मिनल बनाएगा, सऊदी अरब वहाँ ऑयल टर्मिनल बनाएगा, ये भी मेरा दिल नहीं मानता। अब ये देखें अगले महीने कहते हैं कि अक्टूबर में उनकी टीम आ रही है, दिल नहीं मानता, लेकिन मेरा दिमाग कहता है कि अगर ऐसा हो जाए तो मेरी दुआएं जो हैं वो साथ है हमारा इसमें विन-विन सिचुएशन। अब ये शाह कुरैशी साहब क्या करेंगे? वहाँ पर गए हैं शाह कुरैशी साहब तो इसी में खुश हैं तनाजुर में कि शाह कुरैशी साहब तो इसी में खुश तकरीर मैं करूँगा कि जी उनको बुला लिया गया वहाँ वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के लिए। वो वही सब्जेक्ट डूम, और अभी आपको कहेंगे ये जो आपने इंडिया में भी किया इसका हमारे पर डाल देंगे मलबा जो आखिर लेटेस्ट है, आप बाज ही नहीं आते। सही है। और ये जो अभी इंडिया की तरफ से आया, वो तो खैर इंडिया ने कुछ हैरान नहीं किया आपको रिफ्यूज़ करके, वो पहले ही नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हों। उस पर जो इमरान खान का रद्द-ए-अमल था उसका क्या फ़ायदा वो उठा सकते हैं या क्या उसका नुकसान? मेरा नज़दीक, अगर आप बुरा ना मनाएं मेरी बात का, बहुत नरम रद्द-ए-अमल है इमरान खान साहब। अच्छा, इससे भी ज़्यादा सख्त होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, वो एक ही ज़बान जानते नहीं। आज तो बहुत उन्हें देखना, उन्होंने बैक ट्रैकिंग की है ना कि जी बस ही वो हम उनकी ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी ना समझें। हाँ कि जी चीन हमारी सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी, और भारत और पाकिस्तान का ताल्लुक अच्छे हो जाएं तो हम दुनिया की दूसरी बड़ी बात। भाई क्या ज़रूरत है आपको? आप बेगम बोल रहे कि क्यों जाते हैं वहाँ, क्यों कहते हैं तजारत हो जाए? ये तो भारत हमारे पीछे पीछे फिरता है कि तजारत करो, क्योंकि वो लालों का फ़ायदा है। ये उनका फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है।
पाकिस्तान का वो तजारत तो पाकिस्तान की बका इसी में है कि पाकिस्तान भारत अफगानिस्तान में तजारती बका मेरा मतलब इकोनॉमिक वेलबींग के आपस में जो कहते हैं कनेक्टिविटी और जो सार्क का स्पिरिट है, ट्रेड और ये सारा कुछ हो। अब कनेक्टिविटी की बात है, उधर से अफगानिस्तान में जो अमेरिका के सफ़ीर हैं उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान राहदारी देने पे तैयार हो गया, तजारती राहदारी। इंडिया को देनी ना, उसकी कोई तरदीद आज तक नहीं आई इस नई हुकूमत ने, एक महीना हो गया कोई तरदीद नहीं की। लेकिन वो मोदी साहब ने जो ये टॉक्स कैंसिल किए उसके बाद क्या खाक राहदारी होगी, ठीक है ना। और इसी पे शाह महमूद कुरैशी को जो और कलक हो रहा है और यहाँ के जी हो ये तो एक बहुत बड़ा मामला जाता रहा, इसीलिए हमारा नरम रवैया। और अगर ये नवाज शरीफ का रवैया होता तो यही अपोजिशन उनको आड़े हाथों लेती। ये जो हम ये कहते हैं कि जो नई हुकूमत है ये सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से कि एक ही पेज पर हैं, आपके ख्याल में जब इमरान खान दावत देंगे इंडिया को, क्या ये ट्रेड कीजिए और ये जो अफ़गानिस्तान के साथ मामला एक राहदारी बनती है, इसके बावजूद भी ये एक ही पेज पर रहेंगे? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। एक पेज पे नहीं है बल्कि ये पॉलिसी है, कंसेंसुअल पॉलिसी मेरे नज़दीक। देखे ना जी, इमरान खान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने 8 घंटे GH में ब्रीफिंग ली है, ISI में ब्रीफिंग ली है, कोई नई पॉलिसी बनाई तो गई है। लेकिन देखे ना, पॉलिसी बनाना और उसको वॉक द टॉक करना, यानी उस पर अमल कराना, दोनों चीज़ें। पाकिस्तान को यानी महज इस तरह की ऑफ़र करके बातचीत की, वो इंडिया से तल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। उसकी एक तो वजह है कि टाइमिंग बड़ी गलत है। मोदी जो है वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहा है, मुश्किल में। आपको पता है, अब आज तो नहीं कल अगर आप कहें तो उससे बात कर सकते हैं। बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल जो है सामने आया, जो फ्रांस के साबिक होलांदे ने, उस पर अगर आप चाहें तो एक खासी बातचीत हम कल कर लेंगे। वो दूसरे ये है कि मोदी के पास और कोई चारा कार नहीं है कि पाकिस्तान को गाली दो और वोट लो, वोट लो। जिसको पाकिस्तान के पंजाब को ये कहते हैं कि जी एंटी इंडिया, यहाँ इलेक्शन अभी हुए हैं आपके, हम यहाँ बैठे हुए यही हमने प्रोग्राम करते रहे। एक बात हुई है इंडिया के बारे में, इंडिया बिल्डिंग कश्मीर के बारे में कुछ हुई है, कुछ हुई है। अच्छा निज़ामी साहब, जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना इंडिया के मफाद में तो है नहीं। वो समझता है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे तो नुकसान हो जाएगा। मफाद में है, तजारती मफाद में है, लेकिन उनके इस वक्त सियासी मफाद में नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करके पाकिस्तान क्या फ़ायदा उठाना चाहता है या उठा सकता है? देखिए पाकिस्तान, देखिए मैं इसकी भी बात, एक तो ये आपने अभी फ़ौज की बात की, फ़ौज भी देखे ना बड़ी कुर्बानी दी है हमने, 3 जंगें लड़ी हैं इंडिया से कश्मीर की खातिर, ठीक है जी। कश्मीर पे एक इंसर्जेंसी है जो पाकिस्तान के नाम पर डालती। एक मुसीबत ये है इस वक्त पीस फिक्स के लिए कि कश्मीर जो है उसमें आग लगी हुई है, पैलेट गन्स यूज़ कर रहे हैं जो दुनिया भर में बैन है, यानी आप छर्रों के ज़रिए अंधा किए जा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है जी, शहीद हो रहे हैं वहाँ लोग, और हम नहीं कर रहे, वहाँ की नौजवान उठ खड़े हुए। अब ये तो ग्राउंड रियलिटी है ना। अब हमें अगर चीन आगे कहता ही है, हमारा दोस्त है, कि यार आप भारत से तल्लुकात ठीक करें, हमारी तरह बैठ जाए, हांगकॉन्ग भी तो उन्होंने ले लिया था उसको, बड़ी अच्छी बात है, हांगकॉन्ग ले लिया उन्होंने, मैकाओ भी ले लिया उन्होंने। प्रॉब्लम एक फ़र्क है कि वहाँ बरतानिया जो है हांगकॉन्ग में छर्रे नहीं बरसा रहा था, गोलियाँ नहीं बरसा रहा था, वहाँ बरतानिया की फ़ौज नहीं 7 लाख बैठी हुई उनको उड़ा रही थी, ठीक है ना ये बात। तो इन दोनों सूरत हाल को, यानी कश्मीर को अगर हमें भारत से तल्लुकात बेहतर बनाने की कीमत बैक बर्नर पर रख के देनी हो तो कोई हुकूमत पाकिस्तान की जो है ना अनरियलिस्टिक होगी उसकी ये चीज़ करना, और इसको कोई अफोर्ड नहीं कर सकती। अब देखें खुद ही बात हो रही है ना, आप सोचें ज़रा कि हमें कितनी गाली पड़ेगी कि हम क्या करते रहे। ये ठीक है, लेकिन हमें इसका बावजूद मैं इस चीज़ का हामी हूँ कि भारत से तल्लुकात बेहतर होना चाहिए। हाँ। लेकिन हमें जो असूली लोगों का होते हुए, अब देखें हम कौन सा इंसर्जेंसी कर रहे हैं, ये भी है पता कि हमें पता है कि इंडिया का थ्रेशोल्ड इतना बड़ा कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता। सही है, ठीक है, बिल्कुल आपकी बात निज़ामी साहब सही है, इसमें मज़ीद गुफ्त सकती है, लेकिन वक्त हमारे प्रोग्राम का ख़त्म हो गया है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था, इस पर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।